हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले अनाउंस किया था कि आप लोगों के लिए जो है लीगल एप्टीट्यूड का सीरीज़ जो है लेकर आऊँगा। मैं लीगल एप्टीट्यूड का सीरीज़ लेकर के आऊँगा, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी साथ में होगा, एंड देन विल कम विद जीके। तो ये 3 जो है यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको अवेलेबल होगा इसी चैनल पे। और एक और चीज़ बता दूँ, जो भी लोग CUET LLB 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सीरीज़ उन्हीं के लिए है जो कि LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे 2023 में, चाहे वो DU LLB हो या BHU LLB हो या फिर PU LLB हो या कोई भी और भी अदर यूनिवर्सिटी हो जहाँ CUET के बेसिस पे एडमिशन होगा, तो उनके लिए सीरीज़ है। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया पिछले वीडियो में कि सिलेबस में क्या चेंज होगा, क्या हो सकता है। क्योंकि जो अभी तक का DU LLB का एग्ज़ाम होता था वो उसका अलग ही पैटर्न होता था, लेकिन अब क्या है, पैटर्न चेंज होगा। अब पैटर्न क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि CUET के बेसिस पे होगा। तो CUET के बेसिस पे चेंज होने का मतलब है कि पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वैरी कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने नया सीरीज़ किया है लॉन्च। तो इसमें क्या करूँगा कि मैं आपको सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड को कवर करूँगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते होगे, लीगल एप्टीट्यूड में कौन कौन सा सिलेबस आता है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट है वो है इंडियन पीनल कोड। इसके सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है आने वाले लेक्चर्स में। सेकंड है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एंड देन मिसलेनियस में क्या क्या करेंगे हम कवर, जैसे कि फैमिली लॉ, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यूनाइटेड नेशंस को कवर करेंगे, कुछ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले लीगल को ख़त्म करेंगे, एंड देन विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, यानी इंडियन पॉलिटी, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में जैसे देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ, क्रिमिनल लॉ है जो क्रिमिनल लॉ है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है IPC, दैट इज इंडियन पीनल कोड। देन CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड देन एविडेंस। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट DU LLB की बात करूँ मैं, तो ये DU LLB की जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो IPC का होता है, और कुछ जैसे CRPC का, जैसे बेल हो गया, एंटीसिपेटरी बेल हो गया, और भी कुछ हो गया, प्ली बार्गेनिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट कभी कभी जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एविडेंस से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है वो है IPC। तो इस पूरे लेक्चर में हम IPC को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखेंगे। और पूरा IPC नहीं करना है, क्योंकि पूरा IPC बहुत ही बड़ा है, तो आपके एंट्रेंस के हिसाब से जो पूछा जाता है उतना ही कवर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप यहीं से देखोगे। जब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप एक आइडिया लगा पाओगे। CRP का कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे, एविडेंस हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एविडेंस आपको एग्जामिनेशन में उतना आता ही नहीं है, और जो भी आएगा वो MCQ के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन से इंडियन पीनल कोड का। तो इट वॉज ड्राफ्टेड इन 1860 बाय लॉर्ड मैकेले। ठीक है, आपको पता होगा, ये ऐसे फैक्ट्स है, बस जान लो। इसमें टोटल 511 सेक्शन और 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले क्या था कि यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा हुआ था, लेकिन अब क्या है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है। सवाल देखो कभी कभी यहाँ से आता है, यही थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ। इसका मतलब क्या होता है हम आगे समझते हैं। सब्सटेंटिव लॉ मीन्स क्या होता है, इट डिटरमिन्स द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ऐसा लॉ जिसमें आपके राइट्स के बारे में दिया हुआ हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या प्रोविज़न है। तो ये जो राइट्स होता है ना, राइट्स कि आपको क्या करना है, ठीक है,
और अगर आपने वो ड्यूटी नहीं किया या आप उस ड्यूटी को परफॉर्म करते हो या नहीं करते हो तो उसके बाद आपकी लायबिलिटी क्या होगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। फॉर एग्जांपल जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या फूड अल्टरेशन एक्ट, ये सब क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ, इसमें से सवाल आया है, आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करोगे तो इसमें सवाल आया है कि सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है, प्रोसीजरल लॉ कौन सा है। ऑप्शन दे देंगे आपको, चारों में से कोई एक होगा, बाकी तीन नहीं होगा, इस तरीके से। अब देखो इसमें जैसे बात हमने की राइट्स के बारे में बात करता है, आपके लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। दूसरा प्रोसीजरल लॉ क्या कहते हैं, जो प्रैक्टिस लेज डाउन द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। सपोज करो आप ये राइट्स को नहीं परफॉर्म करते हो तो आपकी कुछ लाइबिलिटीज़ बनती है, उस लाइबिलिटीज़ को या उस राइट्स को कैसे इन्फोर्स करना है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जैसे आपने सपोज करो आपने मर्डर किया, तो मर्डर का जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे दिया हुआ है, आईपीसी में दिया हुआ है कि कब क्या करोगे तो मर्डर कहलाएगा और मर्डर करने पे आपको क्या सज़ा मिलेगी, ये आईपीसी में दिया हुआ है। लेकिन जो प्रोसीजर है, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया, जैसे मर्डर होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी केस को, तो जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे दिया हुआ है, सीआरपीसी में दिया हुआ है। तो क्राइम जब आप करते हो तो उस क्राइम का जो प्रोविज़न है कि इस सेक्शन में सपोज करो आपने क्राइम किया, ये आपका पनिशमेंट है, ये होगा आपका राइट्स और लायबिलिटीज़, ये आईपीसी में दिया हुआ। उस क्राइम को कैसे डील करना है, उसका प्रोसेस क्या है, कोर्ट कैसे एक्ट करेगी, ट्रायल कैसे होगा, ठीक है, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी केस को, एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ये क्या होता है, सीआरपीसी में दिया हुआ है, एविडेंस में दिया हुआ है। तो ये सब क्या होता है, प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल लॉ है। तो सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। लिमिटेशन एक्ट हो गया, ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था समझने का, जहाँ पे राइट्स की बात करें कि आपका क्या अधिकार है, आपको कैसे करना है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको कैसा पनिशमेंट मिलेगा, ये सब होता है सब्सटेंटिव लॉ में। और उसका प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है वो होता है प्रोसीजरल लॉ में। ये सिंपल है, इसको हम बाद में देखेंगे, थर्ड पॉइंट जब हम इस आगे की चीज़ है ये। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम दो होते हैं, मेंस रिया एंड एक्टस रियस। इन्हीं दो को कॉन्स्टिट्यूट जब आप करोगे तब आप क्राइम करोगे। समझते हैं इसको क्या होता है टेक्निकल टर्म में। जैसे मेंस रिया जो है ये लैटिन में, इसका क्या होता है, सिंपल सा गिल्टी माइंड, मतलब इंटेंशन की बात करता है ये, ठीक है। मेंस रिया इज अ टेक्निकल टर्म, इन लैटिन इट मीन्स गिल्टी माइंड, जनरली टेकन टू मीन समवंस वन ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन। ये मेंटल कंडीशन की बात करता है। मेंस रिया मतलब माइंड की बात कर रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। वेदर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंटेंशन और नॉलेज और अदरवाइज। मेंस रिया कहने का मतलब जब हम कोई क्राइम करते हैं, सपोज करो आपने मर्डर किया, तो मर्डर में दो चीज़ देखा जाएगा आपका, एक देखा जाएगा आपका स्टेट ऑफ माइंड एंड सेकंड देखा जाएगा आपका एक्शन। एक्शन क्या हुआ, आपने मर्डर कर दिया, वो एक्शन हुआ। स्टेट ऑफ माइंड क्या हुआ कि मर्डर करने से पहले आपने क्या सोचा था, आपको पता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर उसको गोली मार देता हूँ, उसको अगर चाकू में उसके अंदर डाल दूंगा तो वो मर्डर हो जाएगा। ये होता है स्टेट ऑफ माइंड आपका, आपने क्या सोचा था, यानी कि आपका इंटेंशन। सपोज करो कभी क्या होगा, आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, मतलब आप नहीं चाहते थे कि मर्डर हो, आपको पता नहीं था। यहाँ नॉलेज भी एक दिया हुआ है, नॉलेज पे भी इंटेंशन और नॉलेज और अदरवाइज। आपका इंटेंशन नहीं था मर्डर करने का लेकिन मर्डर हो जाता है, उस केस में आप डिफेंस ले सकते हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेट ऑफ माइंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने में। तो जैसे आप यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है ना उस पर ध्यान दो, 2 टेस्ट वर इवॉल्व टू डिटरमिन मेंस रिया। 2 तरीके का टेस्ट जो है इवॉल्व हुआ था मेंस रिया को डिटरमिन करने के लिए। फर्स्ट, वेदर द एक्ट इज वॉलेंटरी एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। वॉलेंटरी मतलब उसका खुद का इंटेंशन था, वो जैसे किसी ने फोर्स नहीं किया था, किसी ने उसको सिखाया नहीं था, उन्होंने खुद किया कि हाँ मुझे मर्डर करना है तो कर दिया, इसका मतलब होता है वॉलेंटरी, वॉलेंटरी होना चाहिए। सेकंड क्या होता है, वेदर हैड द फोरसाइट ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट। ये जो है ना फोरसाइट वर्ड, मतलब क्या उसको पता था कि इस एक्ट को करने से उसका सही में जान चला जाएगा क्या इसी को। जैसे सपोज करो आप किसी को गन पॉइंट पर रखते हो
आपको पता है कि अगर मैं गोली चलाऊंगा तो उसकी मौत हो सकती है, उसी की बात पता है आपको, अगर मैं गोली चला दिया उसकी मौत हो जाएगी, उसी कहते हैं फोरसाइट। आपको पता है कि गोली से किसी की मौत हो सकती है, तो उसी की बारे में बात की। अगर आपके पास फोरसाइट है, अगर आपका मतलब दिमाग कह रहा है कि आपको पता है वो चीज़ कि ऐसा करने से वो मर सकता है कोई इंसान, अगर ये पता है तो आपका इंटेंशन है उसे मारने का। ठीक है। दूसरा, वॉलेंट्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फोर्सफुली, अगर आप पे गन रखा हुआ है, आप बोल रहा है कि उसको मारो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वो इनवॉलेंट्री एक्ट होता है। वो क्या होगा, फोर्सफुली किसी ने, वो होता है इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री होगा तो आप डिफेंस ले सकते हो, लेकिन वॉलेंट्री एक्ट होना चाहिए मेंस रिया को प्रूव करने के लिए। एंड आपको पता होना चाहिए कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, कंसिक्वेंसेस पता होना चाहिए, तो मतलब आप जानबूझ के कर रहे हो। फिर आते हैं हम एक्टस रियस पे। इट मीन्स कि एक्ट, आप जो एक्ट करते हो। एक्टस रियस इज कॉमनली डिफाइंड एज अ क्रिमिनल एक्ट दैट वाज रिजल्ट ऑफ वॉलेंट्री बॉडली मूवमेंट। जैसे जानबूझ के अपने बॉडी का मूवमेंट किया, मतलब मूवमेंट इन द सेंस कि आपने किसी को मारने की कोशिश की या किसी को हार्म करने की कोशिश की अपने बॉडी के थ्रू। मतलब जैसे आप किसी को मारते हो तो आपने गन को पॉइंट आउट किया वहाँ पे, तो इस तरीके से क्या होता है, वॉलेंट्री बॉडली मूवमेंट। मतलब एक्शन क्या होता है, आप जब तक मूवमेंट नहीं करोगे तो एक्शन कैसे होगा। तो क्राइम में क्या होता है कि आपका एक्शन होना ज़रूरी है इंटेंशन के साथ साथ। तो ये बात कही गई है फर्स्ट पॉइंट में। दिस डिस्क्राइब्स अ फिजिकल एक्टिविटी दैट हार्म्स अनदर पर्सन और डैमेजेस प्रॉपर्टी। फिजिकल एक्टिविटी होने का ज़रूरत है, ये वर्ड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, और किसी इंसान को वो हार्म करे या किसी के डैमेज प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, तो उस केस में एक्टस रिया आपका माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है, एनीथिंग फ्रॉम फिजिकल असॉल्ट और मर्डर टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी वुड क्वालिफाई एज एन एक्ट ऑफ एक्टस रियस। जैसे फिजिकल असॉल्ट, किसी को आप फिजिकली टॉर्चर कर रहे हो, किसी को मार पीट रहे हो, मर्डर कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो, ये सब क्या है, साइन है एक्टस रियस का। आप एक्ट कर रहे हो ऐसा कि किसी को हार्म हो रहा है, किसी के प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है, तो होता है एक्टस रियस। लेकिन किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए दोनों चीज़ का होना ज़रूरी है। कुछ एक्सेप्शन भी आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन मेंस रिया का होना ज़रूरी है और एक्टस रियस का होना भी ज़रूरी है। तो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्सेप्शन है, हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है, लेकिन फिलहाल जनरली हम अगर बात करें तो ये दो जो एलिमेंट्स है वो होना ज़रूरी है। सॉरी। फिर बात करते हैं हम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। ये जो लैटिन टर्म दिया हुआ ना, लीगल मैक्सिम इसको बोलते हैं, ये भी एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। इसका पूछ देगा इसका मतलब क्या होता है, तो समझते क्या होता है। द इंटेंट एंड द एक्ट मस्ट बोथ कनकर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो चीज़ों का होना चाहिए, दो कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकंड, इसका होना ज़रूरी है। क्या है वो, इंटेंट यानी कि आपका इंटेंशन, एंड एक्ट मतलब आपका एक्शन, दोनों एक साथ काम करना चाहिए, तभी वो क्राइम कहलाएगा। एवरी ऑफेंस अंडर कोड, यानी कि इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इम्पोर्ट्स द आइडिया ऑफ मेंस रिया इन वन फॉर्म और द अदर। ये हो गया। थर्ड पॉइंट कहते हैं, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। गिल्टी माइंड में बी एन इंग्रेडिएंट डिसऑनेस्ट माइंड और रैश और नेग्लिजेंट माइंड। गिल्टी माइंड कहने का मतलब क्या हुआ, डिसऑनेस्ट हो सकता है। डिसऑनेस्ट मतलब जैसे आपका इंटेंशन जो है बुरा है, किसी चीज़ को कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि बुरे इंटेंशन के साथ कर रहे हो, कुछ गेन करने के लिए कर रहे हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है आपका। या फिर रैश है, मतलब आप बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हो कि ऐसा करने से क्या होगा। जैसे अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हो तो हाँ बिल्कुल आप रैश हो, आपको पता है कि यार कुछ भी हो जाए, मतलब पता है कि सैकड़ों लोगों का हो सकता है नुकसान हो जाए, वहाँ पे बहुत लोगों की जान जा सकती है, बहुत लोग वहाँ पे घायल हो सकते हैं। उस केस में भी आप बिल्कुल रैशली आप एक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो, तो उसको कहते हैं। और नेग्लिजेंट मतलब आपको पता ही होगा कि हम नेग्लेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो अगर इस तरीके का आपका माइंड इंटेंशन है तो आपका क्या होगा, क्राइम में इंक्लूड होगा। अब देखो, ऑल्दो प्राइमा फेसी देयर मस्ट बी माइंड एट फॉल्ट बिफोर देयर कैन बी क्राइम। माइंड एट फॉल्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे घुमा फिरा के बात एक ही है कि इंटेंशन जो है आपका वो बैड है। अगर बैड इंटेंशन होगा तो क्राइम में कॉन्स्टिट्यूट होगा।
तो माइंड एट फॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन बनेगा तो यही सब जो टेक्निकल टर्म्स है ना वो आपको ऑप्शन से मिलेंगे, जैसे हो गया डिसऑनेस्ट माइंड, रैश, नेग्लिजेंट माइंड, माइंड एट फॉल्ट। तो ये सब क्या है, मेंस रिया का कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब देखो बात करते हैं, ये जो पॉइंट है ना ये, दस मेंस रिया इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी ऑफेंस एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 केसेस। मैंने आपको बताया था कुछ एक्सेप्शन केसेस है जहाँ पे मेंस रिया का एप्लीकेशन नहीं है, लाइक केसेस नॉट क्रिमिनल इन एनी रियल सेंस बट इन विच द पब्लिक इंटरेस्ट आर प्रोहिबिटेड अंडर ए पेनल्टी। एग्जाम्पल जैसे किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन हो गया, रेवेन्यू एक्ट हो गया। इसको समझते, जैसे आप किसी का किडनैप करते हो, किसी को किडनैप करते हो आप, उस केस में आपका इंटेंशन मायने नहीं रखता, आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो या बुरे इंटेंशन से कर रहे हो वो मायने नहीं रखता। यहाँ से काफ़ी सवाल आया बहुत बार, किडनैपिंग में मेंस रिया का रोल है या नहीं, तो नहीं होता है। अबडक्शन हो गया, यहाँ पे भी रोल नहीं है। रेवेन्यू एक्ट हो गया, जैसे टैक्स पेमेंट नहीं करना, यहाँ पे आप कितना भी अच्छा इंटेंशन आपका, अगर आपने रेवेन्यू का टैक्स नहीं किया है तो आपका क्या होगा, मेंस रिया का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, आप क्राइम किए हो तो किए हो। एक और चीज़ यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि किडनैपिंग और एबडक्शन में क्या फ़र्क है। किडनैपिंग एंड एबडक्शन में क्या, किडनैपिंग क्या होता है, बच्चों के लिए होता है, ठीक है। एबडक्शन क्या होता है, एडल्ट्स के लिए होता है, यूज़ करते हैं फॉर चाइल्ड, और एडल्ट्स के लिए हम करते हैं एबडक्शन। तो इस बात का थोड़ा सा एक छोटा सा फैक्ट सही है। पब्लिक न्यूसेंस लेवल क्या होता है, डिफेमेशन का एक कॉन्सेप्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसमें आपका इंटेंशन मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो तो उस केस में क्या है, आपको पनिशमेंट मिलेगा, इंटेंशन आपका हो या नहीं हो। केसेस क्रिमिनल इन फॉर्म बट विच आर रियली ओनली अ समरी मोड ऑफ इन्फोर्सिंग अ सिविल राइट। एग्जाम्पल वायलेशन ऑफ म्यूनिसिपल लॉज रेगुलेशंस, जैसे होता है ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है म्यूनसिपैलिटीज़ में है, या फिर कुछ ऐसा रूल्स है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, आपके ब्लॉक में हो, आप उसको अगर फॉलो नहीं करते हो तो आप ये नहीं कर सकते, डिफेंस नहीं ले सकते कि मेरा इंटेंशन ऐसा करने का नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक कॉमन सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक रूल है, तो ट्रैफिक रूल को अगर आप वायलेट करते हो तो आप ये नहीं कर सकते कि मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे जल्दी जाना था इसलिए मैंने कर दिया, नहीं, आप वायलेट किए तो कि आपको पनिशमेंट जो है मिलेगा, उसका आपका चालान कटेगा। तो कुछ ऐसे लॉज होते हैं जहाँ कुछ ऐसा मतलब क्राइम होता है जहाँ पे आपका इंटेंशन, मेंस रिया का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये था, तो बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करूँगा जनरल एक्सेप्शन आईपीसी वगैरह, और कुछ उसके बाद बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस अंडर जहाँ से सवाल आते हैं मैक्सिमम, ये सब पॉइंट आगे मैं, बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बताना कैसा लगा, ताकि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।